नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज अपन राजस्थान का जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अपन ने पहला जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति विस्तार, उसको अपने कंप्लीट कर दिया है 3 पार्टों में। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसको अपन 5-6 पार्टों में धीरे धीरे अपन कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी आपकी समस्या हो तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो सामग्री आपके लिए लेकर के आऊँगा। राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व की जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सारे टॉपिक आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, जो रीट भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी मतलब राजस्थान की जो वैकेंसी है तो आपको निःशुल्क आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरा सहयोग कीजिए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो अपन पढ़ेंगे आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक जो विभाग है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपन पढ़ते हैं, देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले मैं भौतिक प्रदेश की बात करूं तो भौतिक जो प्रदेश है राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः ऊंचावच की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करें भौतिक प्रदेशों के बारे में तो प्रोफेसर जो वीसी मिश्रा है, वीसी मिश्रा के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीसी मिश्रा के अनुसार 7 कितने भागों में बांटा गया? तो 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं तो अपन थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से। देखो, एक तो शुष्क जो प्रदेश है, मरुस्थलीय, एक अर्धशुष्क है, एक नहरी क्षेत्र है, एक अरावली क्षेत्र है, ठीक है, एक पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, एक दक्षिणी पूर्वी जो कृषि प्रदेश है और एक जो चंबल बेसिन है। तो 7 भागों में इसको बांटा गया है। एक बार आप दोबारा सुन लेंगे कौन कौन से भाग है। इधर शुष्क, अर्धशुष्क, उसके बाद में अर्धशुष्क, उसके बाद में ये जो नहरी क्षेत्र है, 3 भाग हो गए। चौथा है अरावली जो क्षेत्र है, चौथा भाग। 5वां जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और 6वां जो भाग प्रोफेसर मिश्रा ने कहा है वो दक्षिणी पूर्वी जो कृषि प्रदेश है और 7वां चंबल बेसिन जो क्षेत्र है। तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है। अब अपन आगे चर्चा करें, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में इसको बांटा है। देखो, इसके बाद में अगर बात करूं मैं एस के सेन की, एस के सेन के अनुसार अगर हम देखें तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखो, आप ध्यान रख सकते हैं एस के सेन, 3 शब्द आ रहे हैं, एस के सेन, 3, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। फिर अगर हम बात करें डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार, रामलोचन सिंह के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो रामलोचन सिंह ने कितने भागों में इनको बांटा? देखो, इन्होंने 2 भाग किए, 2 मुख्य प्रदेश, उसके बाद में उसने 4 उपप्रदेश, इसने 2 मुख्य भाग किए, ठीक है। 2 मुख्य भागों में बांटा राजस्थान को, 4 उप भागों में और 12 लघु प्रदेशों में इसको बांटा गया। 12 लघु प्रदेशों में बांटा। तो ये रामलोचन सिंह के अनुसार है। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने इसको 2 मुख्य भागों में, 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में बांटा, विभाजन किया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कितने भाग हैं? 7। कितने भाग हैं? 7।
राजस्थान का एकीकरण भी कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान के जो संभाग हैं वो भी कितने? 7 हैं। तो अगर हम बात करें जो हाईवे हैं वो भी जो भारत का है सबसे लंबा वो भी क्या है? 7 है। तो ये 7 आपको ध्यान रखना है। वी.सी. मिश्रा के अनुसार 7 भागों में। एस के सेन कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और फिर डॉक्टर रामलोचन सिंह ने कितने भागों में बांटा? 2 मुख्य, 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में इसको बांटा गया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो वी.सी. मिश्रा है, उन्होंने 1966 से 68 के बीच, उसके बाद में एस के सेन ने 1968 में वर्गीकरण किया और रामलोचन सिंह ने इसका वर्गीकरण कब किया? 1971 में किया। ये आपको ध्यान में रखना है। 66, 68 और 71, 1966, 68, फिर 1968 में और फिर 1971 में। इस प्रकार ने इन्होंने क्या किया? इसका विभाजन किया। अब अपन बात करते हैं, देखो ऊंचावच के आधार पर या जलवायु के आधार पर जो मुख्यतः जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो 4 भागों में बांटे गए। उनके बारे में अपन एक एक का विस्तार से छोटे छोटे वीडियो में, पार्टों में अपन पढ़ेंगे, विस्तारित अध्ययन करेंगे इसका। तो इसके अलावा अगर मैं शब्दावली की बात करूं तो शब्दावली की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो 3 भागों में बांटा है, मरु, मेरु और माल। शब्दावली के आधार पर इसको देखें तो शब्दावली, इनके लिए 4 शब्दावली दी है। एक तो मरु, एक मेरु और एक माल। मरु में क्या जाता है? जो मरुस्थलीय प्रदेश, क्या जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश। मेरु के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश है वो आ जाते हैं और माल के अंदर जो पठारी प्रदेश हैं वो इसमें शामिल किए गए। मरु का मरुस्थलीय, मेरु का पर्वतीय प्रदेश और माल का मतलब पठारी प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मरु मरुस्थलीय, मेरु पर्वतीय और माल क्या आ जाएगा? पठारी प्रदेश। तो शब्दावली के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। अब ऊंचावच के आधार पर अपन बात करें, ऊंचावच के आधार पर, ऊंचावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया? इसका 4 भागों में इसका विभाजन किया गया। इसको अपन विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूं दोस्तों, 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भाग किए गए उसका अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो भाग है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तीसरे की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यही लिख देता हूं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो ये 4 भाग किए गए राजस्थान के। कितने भाग किए गए? 4 भागों में इसको बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये 4 भागों में इसको बांटा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये 4 भाग कौन कौन से हो गए? इधर तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ये हो गया, ठीक है। फिर तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये मरुस्थलीय भाग हो गया, दूसरा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया और तीसरा ये पूर्वी मैदानी भाग हो गया और चौथा ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। प्रथम कौन सा हो गया? एक बार वापिस देखेंगे,
मरुस्थलीय, दूसरा अरावली, तीसरा इधर पूर्व की तरफ पूर्वी मैदानी भाग, इधर दक्षिणी पूर्वी क्या है पठारी प्रदेश। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं उत्पत्ति संबंधी। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति किन किन से हुई है। देखो सबसे पहले मैं अगर मरुस्थलीय प्रदेश की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति हुई है तेथिज महासागर से, ठीक है। अरावली प्रदेश की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से, इनकी किससे हुई है तेथिज से, ठीक है, या गंगा यमुना के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, गंगा यमुना द्वारा लाए गए जो जलोढ़ मिट्टी है उनसे हुई है, जलोढ़ों से, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, जो ज्वालामुखी के द्वारा लाकर बिछाया गया जो लावा है उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये 4 भौतिक प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति तेथिज महासागर से, गोंडवाना लैंड से, इसकी तेथिज और इसकी गोंडवाना लैंड, इसमें गंगा और यमुना के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, जो कंकर पत्थर मिट्टी हैं, जलोढ़ है, उनसे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और इसकी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा है, लावा का जमा होने से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो अब आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि गोंडवाना लैंड क्या था, तेथिज महासागर क्या है। तो इसके लिए मेरा एक टॉपिक पढ़ाया हुआ अपने चैनल पर, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है, उसको आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। पेंजिया था, उसके चारों तरफ जो जल था उसको पेंथालासा नाम दिया गया, ठीक है। और जब उसके 2 टुकड़े हो गए कार्बोनिफरस युग के अंदर, तो टुकड़े होने से उसके अंदर जो जल भरा उससे एक तेथिज महासागर बना, और धीरे धीरे उनके फिर टुकड़े हो गए जूरासिक काल के अंदर, और उस टुकड़े होने के बाद में अलग अलग महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। और जो जितने भी महाद्वीपीय भाग हैं उसके जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर जितने भी जो बने वो मरुस्थलीय भाग बने थे, क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ भ्रमण करती है, और उसी प्रकार से जो अवसाद है वो आगे की तरफ जल बढ़ता है, तो पीछे अवसाद है वो जमा होते गए और उनसे मरुस्थलीय भागों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो है ना, ये समझने के लिए आप वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो मेरे चैनल पर आप उपलब्ध हैं, वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी उत्पत्ति किन से हुई है। तो इसकी तेथिज भूसन्नति जो तेथिज महासागर है उनसे मानी गई है। जो मरुस्थलीय भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, इन दोनों की उत्पत्ति तेथिज महासागर से, और अरावली प्रदेश और जो पठारी प्रदेश है, ठीक है, उन दोनों की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं देखो आगे की कि कौन से महाकल्प में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अरावली प्रदेश की, तो इसकी उत्पत्ति है वो नियोजोइक महाकल्प में, नियोजोइक महाकल्प के अंदर अरावली प्रदेश की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसकी एजोइक महाकल्प में इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर फिर वापस कौन सा हो जाएगा, नियोजोइक महाकल्प में, ठीक है। और उसके बाद में दक्षिणी पठारी प्रदेश की तो मीसोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन से कल्प में, मीसोजोइक महाकल्प में। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मरुस्थलीय और पूर्वी मैदानी भाग दोनों तेथिज, ठीक है, महासागर से, और दोनों की नियोजोइक महाकल्प के अंदर,
ये जो अरावली प्रदेश है इसकी कौन सी एजोइक, या इसको बोल सकते हैं आद्य महाकलफ, सबसे प्राचीन है आद्य महाकलफ, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो कौन सा मिसोजोइक, या इसको बोल सकते हैं मध्य महाकलफ, मध्यजीवी महाकलफ। ये आद्य महाकलफ है आद्यजीवी, ये मध्यजीवी, ठीक है, और ये नवीन महाकलफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आद्य महाकलफ ये मध्यवर्ती महाकलफ, मध्य महाकलफ है मध्यजीवी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नियोजोइक, एजोइक, नियोजोइक और मिसोजोइक। अब अगर हम इसके युग की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, ठीक है, तो युग में हुई है, तो युग में देखेंगे कौन सी, इसका जो युग है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन युग में। कौन से युग में? प्लिस्टोसीन युग में। कौन से युग में हुई है? प्लिस्टोसीन युग के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। अब अगर हम अरावली प्रदेश की बात करें तो अरावली प्रदेश सबसे प्राचीनतम माना गया है प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद में अगर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसकी भी उत्पत्ति प्लिस्टोसीन युग में हुई है। कौन से युग में? प्लिस्टोसीन युग के अंदर हुई है। और फिर अगर हम पठारी प्रदेश की बात करें तो क्रिटिशियस युग में, क्रिटिशियस युग में इसकी उत्पत्ति हुई है, युग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से युग के अंदर, मतलब मिलान वाले पूछते हैं। सामने लिख देते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, उसके सामने मान ले एजोइक लिख दिया, फिर इसके सामने नियोजोइक लिख दिया, चारों किस प्रकार से मिलाना दे देते हैं, महाक्लब दे देते हैं, या फिर कौन से युग में हुई है वो पूछ लिया जाता है। मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे, या किसकी उत्पत्ति कौन से महासागर से, टेथीज है, गोंडवाना लैंड है, ठीक है, तो उसका भी मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर टेथीज गंगा यमुना द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, जलोढ़क हैं, उनसे उत्पत्ति और इनकी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ये भी कई बार दे दिया जाता है गोंडवाना लैंड की जगह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको जो मैंने टेबल यहाँ पर बना दी ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आ गई होगी आपकी बात समझ में? तो ये एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहला मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, टेथीज महासागर के अंदर अरावली प्रदेश, गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदानी भाग टेथीज और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन से? गोंडवाना लैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेथीज से इन दोनों की और इन दोनों की गोंडवाना लैंड से। फिर युग अगर हम महाक्लब की बात करें तो नियोजोइक महाक्लब, और इसकी भी नियोजोइक महाक्लब जो मरुस्थलीय और जो मैदानी प्रदेश है नियोजोइक महाक्लब में। और ये जो अरावली है एजोइक, और वो पठारी प्रदेश है वो कौन सा होगा? मिसोजोइक। फिर मरुस्थलीय प्रदेश है प्लिस्टोसीन युग के अंदर, इसका जो अरावली प्रदेश है सबसे प्राचीन है, ये प्राचीन, सबसे प्राचीन, ठीक है। तो ये प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, फिर ये पूर्वी मैदान प्लिस्टोसीन, और ये क्रिटिशियस युग के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है, युग के अंदर। तो ये युग है, महाक्लब है, जो लगभग 1.5 मिलियन जो वर्ष पूर्व जो ये क्लब हुए थे उनके अंदर इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए, क्रम पूछ लिया जाए तो क्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अरावली, अरावली प्रदेश की सबसे पहले, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदानों की उत्पत्ति, और उसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की ये उत्पत्ति मानी गई है। अरावली की सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, उसके बाद में दक्षिणी पठारी प्रदेश क्रिटिशियस युग के अंदर, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश जो प्लिस्टोसीन युग है, और मरुस्थलीय प्रदेश वो भी प्लिस्टोसीन युग के अंदर। ये इसका क्रम है, ये पूछ लिया जाता है। इसमें भी कई बार क्या होता है कि आपको बांगर और खादर के बारे में पूछ लिया जाता है, बांगर और खादर। जैसे यहाँ जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर कई बार बांगर पूछ लिया जाता है। बांगर पुराने जो जलोढ़क होते हैं वो कौन से होते हैं? बांगर होते हैं, और जो नवीन जलोढ़क होते हैं वो क्या होते हैं? खादर होते हैं, खादर, ठीक है, नवीन जलोढ़क। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले बांगर आएगा उसके बाद में खादर आएगा,
ये भी आपको ध्यान में रखना है, बांगर और खादर। तो पुराने जलोढ़क बांगर और नवीन जलोढ़क क्या होते हैं, खादर होते हैं। तो ये बात इतनी आपके शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखो प्राचीन है, इसको आद्य महाकल्प, ये जो है मध्यजीवी महाकल्प है, ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अब अपन पढ़ेंगे, देखो अलग अलग, आपके समझ में आ गया किस किस की उत्पत्ति किन्होंने कितने भागों में बांटा। अब एक एक भागों के बारे में अपन इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैं ये मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में भी इसको उतार सकते हैं। अब एक एक प्रदेश का अपन पढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखो तो ये आपको पता है कि ऊंचावच या अपन जलवायु की दृष्टि से कह सकते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला ये जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसको कहते हैं, या इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मरुस्थल इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाता है थली। क्या कहा जाता है, थली। या इसको कहा जाता है महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल। या दोहरों वाली धरती, क्या कहा जाता है, दोहरों वाली धरती, दोहरों वाली धरती। ठीक है, क्या कहा जाता है, दोहरों वाली धरती कहा जाता है। ये इसके उपनाम हो गए कई। देखो क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल, थली या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है इसको, महान भारतीय मरुस्थल, दोहरों वाली धरती इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो भाग है ये किसके भाग है, ये पूर्वी जो पेलियो अफ्रीका है उसका ये भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका, जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका का ये भाग माना जाता है। पूर्वी जो अफ्रीका है उसका ये भाग माना जाता है। ठीक है ना, मरुस्थल का पूर्वी भाग, अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग ये माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ये पूर्वी भाग माना जाता है। इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, थली कहा जाता है, महान भारतीय मरुस्थल या दोहरों वाली धरती इसको कहा जाता है। अब देखो इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बता दी थी, किससे हुई थी, तेथिज महासागर से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये मरुस्थलीय भाग है, पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, इसकी उत्पत्ति है तेथिज महासागर से। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब जो ये महासागर भाग था उसमें अवसाद वगैरह जमा हो गए और उनसे होने से ये जो मरुस्थलीय भाग उनकी उत्पत्ति हुई। तो इसके प्रमाण क्या है, ठीक है, पूछ लिया जाता है इसकी उत्पत्ति के प्रमाण क्या है। तो कौन कौन से प्रमाण है जो हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति है वो तेथिज महासागर से हुई। तो इसके भी कुछ से प्रमाण है, कौन कौन से प्रमाण है मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो एक तो देखो यहां पर जो मरुस्थलीय भाग है उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, अवसादी चट्टानों की प्रधानता, चट्टानों की प्रधानता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवसादी चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है वो कैसी हैं, अवसादी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि अवसाद धीरे धीरे जमा होने से और इनकी उत्पत्ति हुई है, तो अवसादी चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता है। दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, खारे
पानी की झीलें। जो राजस्थान है, राजस्थान की अगर हम बात करें इधर, तो यहाँ पर जो झीलें पाई जाती हैं वो कैसे हैं, खारे पानी की झीलें। उससे पता चलता है कि यहाँ एक महासागर और महासागर से इनकी उत्पत्ति हुई है, दैट इज महासागर से, क्योंकि महासागरों के अंदर जल कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, तो यहाँ राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि इसकी उत्पत्ति दैट इज महासागर से हुई है। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज। कौन से खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम पाया जाता है, उसके बाद में प्राकृतिक गैस है, ये यहाँ पर डीजल है, ये पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ पर जैसे पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, इनकी उत्पत्ति हुई है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, जो यहाँ पंचपदरा है। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, इसके अंदर काफ़ी उत्पत्ति हुई है। काफ़ी यहाँ पर कुएं भी हैं तेल के, आपने नाम भी सुना होगा, तो मंगला, भाग्यम। ठीक है, ये कुछ कुएं भी हैं यहाँ। तो इससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पर मतलब इनकी उत्पत्ति किन से हुई, टेटीज महासागर से। तो जीवाश्म यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। चौथी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कि आकलवुड जो जीवाश्म पारक पाया जाता है, आकल जीवाश्म पारक, जीवाश्म पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क जिसको हम बोलते हैं, जैसलमेर के अंदर है ये। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसके अवशेष मिले। कौन सी प्राकृतिक जो वनस्पति है उनके अवशेष यहाँ पर पाए गए जैसलमेर के अंदर, तो उनसे भी ये पता चलता है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर एक गांव है कुलधरा, कुलधरा जो कहाँ पर है, जैसलमेर में, यहाँ जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर में है। यहाँ पर मछली के अवशेष मिले, मछली के अवशेष, अवशेष यहाँ पर मिले। क्या मिले, मछली के अवशेष मिले। तो उनसे भी अपने को पता चलता है कि हाँ जो इनकी उत्पत्ति हुई है एक महासागर से हुई है। तो ये इसके 5 जो मुख्यतः प्रमाण हैं, तो उनसे अपने को पता चला। कई बार पूछ लिया जाता है कि अरावली जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति टेटीज महासागर से हुई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है या कौन सा कारण है। तो अवसादी चट्टानों की प्रधानता यहाँ पर पाई जाती है, खारे पानी की यहाँ झीलें पाई जाती हैं, और जीवाश्म या खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये यहाँ पर उपलब्ध है। आकलवुड यहाँ जीवाश्म जो पार्क है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो सबसे बड़ा है यहाँ का। उसके बाद में कुलधरा जैसलमेर, यहाँ पर क्या है, मछली के अवशेष पाए गए। तो ये कुछ प्रमाण है जिससे अपने को पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति हुई है। अब अपन इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। देखो इसकी अपन पूरी जानकारियां लेंगे आज। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, या अपनी कॉपी में आप उतार के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो अगला अपन पढ़ेंगे अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कितनी इसकी लंबाई है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। आप देखो सबसे पहले अगर हम मरुस्थलीय की बात करें, थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये 2 देशों में है। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत, और दूसरा क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में, भारत में कितनी प्रतिशत फैला हुआ है, 62% भूभाग पर ये फैला हुआ है। ठीक है, बाकी जो बचे 38% वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जो सिंध प्रांत के अंदर है भारत के अंदर, और 38% क्या है, पाकिस्तान जो सिंध प्रांत के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, अब 62% में ही अगर हम बात करें तो 61.11% ये कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, अब बाकी जो बचे 0.89% ये कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में।
पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ये फैला हुआ है। भारत में 62%, पाकिस्तान में 38%, सिंध प्रांत में, और भारत में अगर बात करें तो भारत के अंदर ये 4 राज्यों के अंदर मुख्यतः फैला हुआ है। सबसे ज्यादा ये राजस्थान में, राजस्थान के बाद में बात करें तो हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंदर इनका फैला हुआ है। तो राजस्थान में बात करें तो 61.11% राजस्थान में, और बाकी जो 0.89% बचता है वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ये फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। ये आपको विशेष, कई बार यहाँ सीधा एग्जाम पूछ लिया जाता है कितने प्रतिशत, 60% है, केवल 61% भी दिया जाता है। पर्टिकुलर जो स्थान कितने प्रतिशत में, तो 61% अपन याद रखते हैं। पूरा जो 61.11 है, कई बार 60 भी दे दिया जाता है एग्जाम में, 61.11 नहीं देकर के 60% पूछ लिया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 61.11% कहां पर है? राजस्थान में। आ गई होगी बात आपको समझ में। अब देखो आगे अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ भारत का के अंदर इसका जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनके अंदर जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है? देखो ये है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और राजस्थान के अंदर इसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल है, जो राजस्थान के अंदर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 2,09,042 या 2,09,000 भी आप याद रख सकते हैं, 2,09,000। ठीक है। अब देखो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये राजस्थान में फैला हुआ है। ये इनका क्या है? क्षेत्रफल है। अब इनकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या यहां की कितनी है? जनसंख्या यहां की जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या यहां पर 40%, कितने प्रतिशत? 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ के अगर भौतिक प्रदेशों में देखें तो यहाँ जनसंख्या वो अधिक रहती है, भौतिक प्रदेशों में। ठीक है ना, अधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर घनत्व देखें तो यहाँ का घनत्व, जनसंख्या जो घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या है? घनत्व यहाँ कम पाया जाता है। अगर हम 4 भौतिक प्रदेशों की बात करें, 4 ये भौतिक प्रदेश हैं, इनकी भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इन भौतिक प्रदेशों में यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है कि चारों भौतिक प्रदेशों में कौन से भौतिक प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? तो कौन से? मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, 103। ठीक है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे होगी बात, क्योंकि ये क्षेत्र काफी बड़ा है, काफी बड़ा क्षेत्र है और जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है। जनसंख्या यहाँ ज्यादा रहती है, 40% इस प्रदेश में देखते हुए रहती है, लेकिन यहाँ घनत्व क्या है? कम है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। तो 40% यहाँ पर जनसंख्या और घनत्व यहाँ का कम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जिलों की बात करें कि कितने जिले आते हैं, तो जिले यहाँ कितने आते हैं? 12 जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 12 जिले कौन कौन से आते हैं? देखो यहां से चलो, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये आ जाते हैं, 5 हो गए। फिर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर, ये 12 जिले इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से? एक बार रिपीट कर देता हूं। गंगानगर यहाँ पर, ठीक है, गंगानगर, उसके बाद में यहाँ हनुमानगढ़, झुंझुनू, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सीकर, फिर चूरू, 5 ये हो गए। फिर यहाँ पर बीकानेर, फिर यहाँ पर जैसलमेर, यहाँ पर जोधपुर, यहाँ नागौर, यहाँ पर पाली, यहाँ पर जोधपुर, फिर यहाँ पर पाली, बाड़मेर, ठीक है, ये आ जाते हैं, और जालौर। ये जो 12 जिले हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो 12 जिले आ जाते हैं इसके अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। कितने जिले आ गए? 12 जिले आ गए। आगे होगी आपकी बात समझ में। अब देख सकते हैं एक बार वापिस,
तो 61.11% राजस्थान में इसका फैलाव है, ठीक है। और भारत में 62%, पाकिस्तान में 38%, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान, चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 38%, राजस्थान में 61.11%। पूरे जो भारत की बात करें तो 2,09,042 वर्ग किलोमीटर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में ये फैला हुआ है। और राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल देखें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव है। जनसंख्या यहाँ पर 40% रहती है। जनसंख्या घनत्व में यहाँ पर कम है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। और इसमें जिले कितने, 12 शामिल हैं। अब इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई की, तो लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ से अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 640, चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर। अब इनकी कुछ विशेषताएं, अपन उन विशेषताओं पर ध्यान देंगे। देखो ये इनका विस्तार आपने देख लिया कि विस्तार कहाँ कहाँ है, ये मैंने आपको विस्तार बता दिया। विस्तार के अंदर कहाँ कहाँ कितना फैला हुआ है, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितनी यहाँ पर जनसंख्या रहती है, कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो 12 जिलों में है। और लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी है, ये इनका विस्तार। अब इनकी कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं पर अपन विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं। अब इनकी कौन कौन सी विशेषताएं, देखो विश्व के अगर मरुस्थलों में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, जनसंख्या और जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जैव विविधता सबसे पहली इसकी ये विशेषता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, सबसे पहली ये विशेषता है। दूसरी बात करें तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। उसके ऋतु चक्र को ये नियमित करता है, ऋतु चक्कर को नियमित करता है, ये नियमित करता है, ठीक है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है, मानसून को ये आकर्षित करता है। ये अगली विशेषता हो गई, क्योंकि ये क्या करता है, मानसून को आकर्षित करता है। अगर हम भारत की बात करें, देखो ये जो भारत है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो ये जो आपके भारत है, थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो ये जो दो क्षेत्र हैं, एक तो ये राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर तापमान है वो अधिक रहता है, तापमान अधिक रहता है, जिस कारण से यहाँ पर वायुदाब क्या रहता है, निम्न रहता है। और वायुदाब निम्न होने के कारण ये चारों ओर की हवाओं को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ तिब्बत का पठार है, दो प्रमुख केंद्र हैं जो निम्न वायुदाब के अंदर बनते हैं। एक तो तिब्बत का पठार बनता है, एक यहाँ राजस्थान के अंदर बनता है, जो मरुस्थलीय भाग है। यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, और वायुदाब कम होने के कारण यहाँ चारों ओर की जो हवाएं इधर आकर्षित होती हैं, ठीक है, आकर्षित होती हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जो उपमहाद्वीप का मानसून है उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। ये अपन जलवायु वाले टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको आकर्षित करता है, किस प्रकार से भारत में वर्षा होती है, किस प्रकार की जलवायु, तो जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। वैसे मैंने वीडियो पहले भी डाल रखा है जलवायु का, वो भी आप देख सकते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी की डाल रखें, उसमें थोड़ी क्वालिटी कम है, तो आकर्षित करता है। इसके बाद में अगली इसकी विशेषता बात करें तो यहाँ रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है,
जिसके कण मोटे होते हैं, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थल में। ये विशेषता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो वनस्पति हैं, वनस्पति कैसी हैं? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति, ठीक है। रेतीली बलुई मिट्टी और वनस्पति यहाँ पर मरुद्भिद जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर वर्षा की बात करें तो वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। और अगर यहाँ के तापमान की अगर बात की जाए तो यहाँ गर्मियों के अंदर तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कितने डिग्री? 50 डिग्री तक। और सर्दियों में यहाँ -3 तक तापमान है वो पहुँच जाता है। तापमान यहाँ पर ऊंचा रहता है, ठीक है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है और सर्दियों में यहाँ पर तापमान -3 पहुँच जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी विशेषता में यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, ऊंचा तापमान रहता है। ये भी यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, यहाँ पर रेतीले टीले पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ वायुदाब क्या बनता है? निम्न वायुदाब के केंद्र बनता है। तो ये सारी इनकी क्या है? विशेषताएं हैं। अब वर्षा यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इसके अलावा यहाँ पर की जो मुख्य नदी है वो कौन सी? लूनी नदी है, जो यहाँ नागपाट से निकलती हैं और इधर आती हैं। लूनी नदी है। तो इसका ढाल भी अपन पता कर सकते हैं। इसकी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किधर है? तो इसका ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर सीधा 4 दिशाओं में दिया हो तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। 8 दिशाओं में अगर दिया हो तो ढाल देखो, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो इसके ढाल की बात करें तो देखो उत्तर पूर्व से इसका ढाल किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। सीधी अगर 4 दिशाओं में दिया हो तो उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर 8 दिशाओं में दिया हो तो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर। लूनी नदी को आप ध्यान में रख सकते हैं कि लूनी नदी जिधर जा रही है ना, उधर ही इसका क्या है? ढाल है, उत्तर से दक्षिण की ओर आप देख सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर हो गई। तापमान अगर देखें तो गर्मियों में 50 डिग्री और सर्दियों में -3 तक पहुंच जाता है। तो ये सारी इनकी विशेषता हो गई। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये है। जो मरुस्थल में बात करें तो यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता देखने को पाई जाती है यहाँ पर। और उपमहाद्वीप ऋतु चक्र को भी ये क्या करता है? नियमित करता है। मानसून को ये आकर्षित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के रेतीली यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति यहाँ पर मरुद्भिद जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति। और यहाँ पर वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर और तापमान गर्मियों में यहाँ 50 सेंटीमीटर और सर्दियों में यहाँ पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान रहता है। तो ये इस मरुस्थलीय प्रदेश की क्या हो गई? विशेषताएं हो गई, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे देखो इनका वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। इसको कितने भागों में बांटा गया है? पहले इसको 2 भागों में बांटा गया है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। फिर उसके अलग अलग पार्ट हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। वर्गीकरण है थार का जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका वर्गीकरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेकर के आऊँ दोस्तों। और वीडियो को आप फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर शेयर करना। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो में कोई कमी रह रही है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।